नमस्कार, सिटी विजन चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। हैदराबाद में दूसरे दिन भी आईटी द्वारा छापेमारी हुई। आईटी अधिकारियों ने आरएस ब्रदर्स, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल, बिग सी और लोट मोबाइल के शोरूमों की तलाशियां ली। अचल संपत्ति और वार्षिक आय गणना में निवेशों के बारे में पूछताछ की गई। ऐसे आरोप है कि जो कंपनियां लाभ में हैं उन्हें घाटे के रूप में दिखाया जाता है और फंड को दूसरी कंपनियों में भेज दिया जाता है। ऐसा लगता है कि आईटी अधिकारियों के पास वित्तीय लेन देन पर महत्वपूर्ण जानकारी है। बताया जाता है कि आरएस ब्रदर्स के मैनेजमेंट ने एक कंपनी के जरिए ऑनर रियल एस्टेट में भारी निवेश किया है। कल 20 टीमों ने हैदराबाद के अमीरपेट, पंजागुट्टा, कुकड़पल्ली, हाईटेक सिटी और सनत नगर जैसे 15 इलाकों में तलाशियां ली। इस तलाशी के दौरान पिछले महीने का स्टॉक और बिक्री का विवरण लिया गया। टैक्स भुगतान और नगद लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। अधिकारियों ने तलाशी के दौरान संबंधित संगठनों के कर्मियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। विधायक राजा सिंह की पत्नी उषाबाई ने मांग की है कि मंत्री केटीआर ने शांतिपूर्ण हैदराबाद में अशांति पैदा करने का काम किया और उनके खिलाफ पीडी अधिनियम दर्ज किया जाना चाहिए। उषाबाई ने पुलिस अधिकारियों से हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो के प्रबंधन के पीछे रहने वाले मंत्री केटीआर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक राजा सिंह केटीआर की वजह से जेल में है। उषाबाई ने आरोप लगाया है कि केटीआर ने एमआईएम और मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए फारूकी के साथ शो किया, जिन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान किया था। शहर में दिन ब दिन साइबर अपराधियों की गतिविधियां सक्रिय होती जा रही है। उन्होंने पुलिस को भी नहीं छोड़ा है। चेरलापल्ली सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट दशरथ ने साइबर रंगदारी के रूप में 1 लाख रुपए जमा किए थे। आपका निजी वीडियो यूट्यूब पर वायरल होने से रोकने हेतु साइबर गैंग ने पैसों की मांग की। यह राशि नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट दशरथ ने साइबर गैंग की मांग के अनुरूप 35,000 रुपये का गूगल पे किया। इसके बाद उन्होंने शेष 65,000 रुपयों की राशि बैंक में ट्रांसफर करने को कहा। इस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने वह राशि भी ट्रांसफर कर दी। तत्पश्चात उन्होंने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत की। शिकायत में उन्होंने कहा है कि साइबर गैंग उन्हें बार बार 85,000 रुपये ट्रांसफर करने की मांग कर रहा था। पुलिस घटना को लेकर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बाप बेटे की डबल मर्डर केस में नया एंगल सामने आया है, जिससे उप्पल में सनसनी मचा दी थी। पुलिस की जांच में अहम बातें सामने आई है। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह शमशाबाद में 8 एकड़ जमीन का विवाद है। अब तक पुलिस को हत्यारों के करीबी होने का शक था। मामले की जांच के लिए 15 विशेष टीमों को लगाया गया है। पुलिस ने 30 लोगों से पूछताछ की और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। ऐसा लग रहा है कि हत्यारे 1 हफ्ते से हत्या की साजिश रच रहे थे। पुलिस को सुपारी गैंग के 3 सदस्यों पर शक है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी मृतक के घर के पास बने हॉस्टल में रह रहे थे। पूजा के नाम पर घर में घुसे और अंधाधुंध हमला कर दिया। हत्यारों की पहचान 25 से 30 साल के बीच की उम्र के रूप में हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हत्या के दृश्य की जांच कर रही है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने पूर्व एआर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने एक व्यक्ति को सिगरेट का स्टॉक होने का दावा करते हुए ठगा। उसके पास से 2,000 रुपए नगद बरामद किए गए। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नागेश्वर राव डीएस साई कृष्ण के मुताबिक आदिलाबाद जिले के गौ सेवा मंडल के कटिकर रेड्डी निश्चय पिछले दिनों मंचिरियाल में एआर कांस्टेबल के पद पर काम कर रहा था। हालांकि उसे विभिन्न कारणों के चलते ड्यूटी से निलंबित किया गया। अपनी ड्यूटी के दौरान चिलकलगुड़ा आया एआर कांस्टेबल बोईगुड़ा स्थित कैफे में गया और उसमें मालिक को अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह रघुवीरा रेड्डी है और चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में कार्यरत है।
उसे एसआई ने भेजा है। उसका विश्वास हासिल करते हुए कहा है कि यदि वह उसके साथ आता है तो वह उसे सिगरेट का स्टॉक दिखाएगा। इस पर होटल के मालिक श्रीकांत यादव ने अपने पास काम कर रहे सैफ को 2000 रुपए देकर उसके साथ भेजा। इस दौरान आरोपी उसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन ले गया और उसके पास से 2000 रुपए लिए वह अभी आऊंगा कहते हुए चला गया, वापस नहीं लौटा। इससे उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। होटल के मालिक श्रीकांत यादव ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने निश्चय को हिरासत में लिया। कुक्कड़पल्ली गल्फ ऑयल कंपनी की उदासीन मठ की 30 गड्ढों वाली 540 एकड़ जमीन को तेलंगाना देवदाय विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अधिकारियों ने बिना किसी परेशानी के इसे पहले ही जब्त कर लिया। 540 एकड़ जमीन उदासीन मठ की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों ने जमीन उदासीन मठ के पुजारी को सौंप दी है। उदासीन के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि इस स्थान पर अनाथालय, यूनिवर्सिटी और अन्नदान सत्रम स्थापित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कुक्कड़पल्ली वाई जंक्शन पर अत्यधिक मूल्यवान 540.30 एकड़ भूमि का पूरा अधिकार राजस्व विभाग के तहत उदासीन मठ का है। कुक्कड़पल्ली वाई जंक्शन पर उदासीन मठ को वर्ष 1964, 1966, 1969 और 1978 में 4 बार बफर जोन के साथ गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन को 99 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था। गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन के बफर जोन में स्थित इन जमीनों में 538 एकड़ क्षेत्र में रियल एस्टेट कारोबार शुरू किया है। इसे चुनौती देते हुए उदासीन मठ ने देवदाय विभाग ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुनवाई कर रहे ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2011 में गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन को दिए गए पट्टे को रद्द कर दिया। गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन ने ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। वर्ष 2013 में ट्रिब्यूनल ने याचिका खारिज कर दी। उसे भी चुनौती देते हुए गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ ने गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। बात है, आप लोगों ने संतों की सेवा की है और सेवा जो की आपने, इस सेवा का फल आपको बच्चों को मिलेंगे। इस संत का सब, ये सबकी जमीन है, कोई हमारी नहीं, आपका भी है, आपका भी है, सबका है। इसको हम लोग जनहित में काम करना है। तो आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है और आगे भी इसको आप लोग को ही रक्षा करना है। देखो हम लोग आए हैं, अभी जाएंगे बाबा जी यहाँ के महंत जी अरुणदास जी, इनके साथ हमारे जो रामकिशन जी, मैं तो कहता रामकिशन जी इसको स्वयं एक अर्जुन की तरह दृढ़ निश्चय होके इसकी सेवा की। जब हम लोग यहाँ का भाषा नहीं समझता हूँ, कहाँ जाते रामकिशन जी, कभी यहाँ से कागज निकालना, सुप्रीम कोर्ट ले जाना, इसमें बहुत मेहनत। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक शराबी की पिटाई की गई। रेती बावली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित वाइन शॉप के मालिक ने शराब के नशे में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। शराब की दुकान में शराब लेते समय मालिक के साथ एक शराबी की बहस हुई। इस बीच दुकान में बगल में काम कर रहे 3 लोगों ने उस शराबी की पिटाई की। इस दौरान शराबी नीचे गिर गया। वह मामूली रूप से घायल हुआ। कुछ देर बाद वह उठकर चला गया। यह देख स्थानीय आसपास के लोगों में खौफ बना रहा। पता होता है कि रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी दूर तक अन्य कोई वाइन शॉप नहीं है। इस बात को जानते हुए दुकान के मालिक ज़्यादातर उनके पास काम कर रहे नौकरदार व बगल में पानी व ग्लास बेचने वाले दबंगाई करते रहते हैं। उनके पास एक छड़ी होती है, वे उस छड़ी से उनके साथ बहस करने वाले की पिटाई करते हैं, जबकि ये लोग पानी का पैकेट व प्लास्टिक ग्लास के लिए लोगों से औने पौने पैसे लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी 3 गुना पैसे वसूलते हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रही है, लेकिन रोकने हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता है।
लापता, यह नाम सुनते ही माँ बाप की नजरों के सामने खौफ पैदा हो जाता है। हमने कई बार सुना था कि सिर्फ लड़कियों की ही सुरक्षा होती है, लेकिन आज के इस दौर में बच्चों से लेके 60 साल के बूढ़े तक के लोग लापता होने की घटनाएं घट रही है। कुछ लोग अपहरण के चलते गायब हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग सुरक्षित घर आ जाते हैं तो कुछ लोगों की लाश घर पहुंचती है, जबकि कुछ लोग वर्षों से लापता है। उनके साथ क्या हो रहा है, वे कहां ठहरे हैं? कई नम्न आंखें गायब व्यक्ति का इंतजार कर रही है। शमशाबाद अरबी नगर के कुत्तापल्ली नरेश कुमार का पुत्र 4 वर्षीय संतोष का जुलाई 2012 में अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। वह अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा था। घटना को लेकर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई। आंध्र प्रदेश के ओंगोल से जीवन यापन हेतु हैदराबाद आए नरेश ने अपने बच्चे के गुमशुदा की शिकायत दर्ज कराने के बाद कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। क्या आपको हाजीपुर त्रासदी याद है, जिसने पूरे तेलंगाना ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर घटना ने सनसनी फैला दी थी। साइको किलर श्रीनिवास रेड्डी की प्रताड़ना के सबूत के तौर पर भुवनगिरी जिले में 3 लड़कियों के कंकाल मिले थे। तीसरी लड़की के लापता होने की जांच के दौरान साल से लापता 2 अन्य लड़कों की मौत का मामला सामने आया। वर्ष 2005 में कर्नूल का परिवार चार मीनार देखने हैदराबाद आया तो 2.5 साल की बच्ची लापता हो गई। हालांकि हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सालों तक जांच आगे नहीं बढ़ी। पिछले साल ऑपरेशन स्माइल 7 के तहत मियाँपुर में शेल्टर में रहने वाली बच्ची की पहचान कर उसके माता पिता को सौंपा गया। अगर पुलिस का रवैया ही इन दोनों मामलों के आगे नहीं बढ़ने का कारण है तो पुलिस की पहल भी यही कारण है कि लंबे समय बाद भी ये मामले सुलझ नहीं पाए। तेलंगाना में बनाए गए एंटी ट्रैफिकिंग इकाइयां गायब होने की जटिल मामलों की निगरानी कर रही है, लेकिन इसमें बहुत प्रगति नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण काम का दबाव और अन्य जगहों पर जाकर कई दिनों तक जांच न कर पाने की स्थिति है। केवल सनसनीखेज मामलों में ही विशेष ध्यान देने वाली पुलिस ऐसे मामलों में लगभग असफल होती है। केरल पुलिस अधिनियम की धारा 57 के अनुसार यदि गायब होने का मामला दर्ज किया जाता है तो जांच तब तक जारी रखी जानी चाहिए तब तक कि इसका समाधान ना हो जाए। कुछ का सुझाव है कि हमारे पास ऐसा कानून होना चाहिए। बच्चों का अपहरण करने वाले ठग उन्हें संगठित गिरोहों को बेच देते हैं। ये गिरोह बच्चों से भीख मंगवाते रहते हैं। लड़कियों को जबरन देह व्यापार में ढकेला जाता है। पहले इस मामले का खुलासा तब हुआ जब यादगिरी गुट्टा के वैशालों में निरीक्षण किया गया। पता चला है कि सालों पहले जिन लड़कियों का अपहरण किया गया था वे वहां के कमरों में रह रही है। 15 से 18 साल की लड़कियां ज्यादातर प्यार के नाम पर धोखेबाजों के हथकंडों का शिकार होकर घर से भाग खड़ी हो रही है। धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने और पैसे खत्म होने के कारण वे अपने आप घर लौट रही है। ऐसे मामलों में जहां ठिकाना अज्ञात है, तकनीकी पहलू पुलिस की जांच में बाधा बन रहे हैं। चूंकि लापता व्यक्ति धार्मिक स्थलों और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, इसीलिए वहां जाने और तलाश करने के लिए कर्मियों की कमी के कारण पुलिस समय नहीं दे पाती है। दूसरी ओर उन बुजुर्गों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है जो आर्थिक कठिनाइयों, विवेक हानि, बुजुर्गों के समर्थन में कमी जैसे कारणों से अपना घर छोड़ रहे हैं। चूंकि बुजुर्ग अपने स्थान को ट्रैक करने वाले मोबाइल फोन, एटीएम और सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है। विकाराबाद जिले के तांडूर की रहने वाली अन्नपूर्णा 6 मार्च को पत्र लिखकर यह कहकर गायब हो गई कि वह अपने जीवन से घृणा के चलते घर छोड़ रही है। तकनीकी के इस्तेमाल के बावजूद पुलिस उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाई। उसके बाहर जाने का सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला। पति सत्यमूर्ति का कहना है कि उसके लापता होने में कोई शामिल है और उसके पास सबूत है। वह पिछले साल जून में अपनी 2 बेटियों के साथ यह आरोप लगाते हुए गायब हो गया था कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की। हालांकि पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस ले आई, लेकिन अन्नपूर्णा का ठिकाना अज्ञात है। मेदक जिले के रामायणपेट से सीता रामुलु वर्ष 2006 में रमंतपुर पॉलिटेक्निक हैदराबाद में पढ़ते समय गायब हो गया। परिजनों ने उस समय उपल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। 16 साल तक पुलिस
स्टेशन के चक्कर लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने पिछले जून में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पुलिस को इस महीने की 27 तारीख तक मामले में नवीनतम स्थिति की रिपोर्ट देने का आदेश दिया। मेरे भाई के कॉल डेटा की जांच करने पर सबूत मिलने की गुहार पर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। यदि आप उसके मित्र से संदेह की दृष्टि से प्रश्न करते हैं तो वह 10 दिनों के भीतर आपको बता देगा कि वह कहाँ है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के करीबी ने हमें गुमराह किया कि मेरा बेटा छोटा भाई चरलापल्ली जेल में है। बाद में पुलिस ने छोटे भाई के दोस्त की सुध नहीं ली। सीता रामलू के भाई श्री रामलू ने चिंता व्यक्त की है कि हमें संदेह है कि उसके लापता होने के पीछे किसी का मजबूत हाथ है। हालांकि पिछले साल 3,917 लोगों का पता नहीं चला। क्राइम न्यूज अप टू डेट के लिए देखते रहे सिटी विजन लाइव। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।